नमस्कार, नई दिशाएं में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। हमारे देश में चाय पर चर्चा का बड़ा प्रचलन है। हम अपने दोस्तों, कॉलीग्स और रिलेटिव्स के साथ अलग अलग सोशल इश्यूज़ पे एम्पावरमेंट की बात, विकास की बात करना बहुत पसंद करते हैं। इस पर अपनी राय रखना बहुत पसंद करते हैं। जब चर्चा समाप्त होती है तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी ख़त्म हो जाता है। हम अपने घर आते हैं और अपने जीवन में मशरूफ़ हो जाते हैं। हमारी जो इंटरेस्ट है उस पर हम समय बिताने लग जाते हैं। लेकिन समाज में छाप वो लोग छोड़कर जाते हैं जो अपने इंटरेस्ट से परे होकर थोड़ा ऊपर उठ के समाज के इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, वहाँ पे विकास के बारे में सोचते हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में एक ऐसी ही खास मेहमान जुड़ी हैं जो झारखंड राज्य में कुछ अहम सामाजिक मुद्दों पर बीते कुछ वर्षों से काम कर रही हैं। फिर चाहे वो महिलाओं के बीच मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर अवेयरनेस फैलाना हो या फिर जो मानसिक स्वास्थ्य है उससे संबंधित लोगों तक जानकारियां पहुंचानी हो। हम अपनी स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे सोशल रिफॉर्मर और के साथ ही लाइफ स्किल कोच रश्मि साहा का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार निधि, थैंक यू सो मच। मेरे दर्शकों को भी नमस्कार। इससे पहले कि हम थोड़ा आगे और आपके विषय पर बात करें, हम थोड़ा सा एजुकेशन जो आपका बैकग्राउंड रहा है उस पर झांक कर देखना चाहेंगे। आपने इंजीनियरिंग की, उस क्षेत्र में भी थोड़ा काम किया, तो फिर वहाँ से वो जो शिफ्ट आया कि अब आप डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में खास तौर से आप काम कर रही हैं, तो क्या कुछ वजह रही उस शिफ्ट के पीछे? निधि, कोई ख़ास वजह नहीं थी जिसको सोच करके ये शिफ्ट किया गया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर सीखा था जब मैं एजुकेशन अपना परस्यू कर रही थी और उसके बाद जब जॉब वाला वक्त आया तभी मैंने देखा कि ये जो स्किल्स हैं, प्रोफेशनल स्किल्स, कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एंड थैंकफुली जो मेरा एजुकेशन था, स्कूलिंग, जो एनवायरनमेंट जहाँ पर मैं पली बड़ी, वहाँ जो छोटी छोटी चीज़ें सीखी, प्रोफेशनल लाइफ में जो ज़रूरत होती है, आपका उठना, बैठना, बोलना, कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है एक सिंपल सा जॉब पाने के लिए। और मुझे लगा कि नहीं, वहीं पे आपका जो डिफरेंस होता है ना, आप किस तरीके से लोगों से अलग हो जाते हो, ये चीज़ मैंने नोटिस किया। तो ये छोटा सा एक सीड था, लेकिन जैसे जैसे प्रोफेशनल लाइफ में बढ़ती चली गई, अलग अलग एक्सपीरियंस हुए, अलग अलग कंपनीज, कॉर्पोरेट्स के साथ मेरा ताल्लुक़ हुआ, उनके साथ काम किए, ये बिलीफ सिस्टम और बढ़ता चला गया। क्योंकि हर जगह वो जो स्किल्स थे वो डेवलप होते गए और अगली जगह जब उसको अप्लाई किया तो उसका फ़ायदा हुआ। जब मैं लाइफ स्किल्स में आई तो वो मैं कहती हूँ कि एक बहुत ही मैजिकल मोमेंट था। शायद इस चीज़ के लिए, इस रास्ते के लिए बनी थी। एक जॉब शिफ्ट था जहाँ पे मुझे एक कोच का प्रोफाइल मिला, जहाँ पे कोच का प्रोफाइल था जिसमें मुझे टेक्निकल और साइकोलॉजिकल कोचिंग करनी थी, एक सेट ऑफ लोगों की। वहीं पे मुझे लगा कि नहीं, ये वो जगह है जहाँ मैं रहना चाहती हूँ और जहाँ मतलब मुझे रहना पसंद होगा। आई थिंक वहाँ से जर्नी शुरू हुई और अभी तो 7 साल हो गए हैं। 2017 में आपने मुक्ति मिशन जो है उसकी शुरुआत की, जिस पे आप, जैसा कि हमने कहा, अलग अलग सामाजिक मुद्दों में आप इसके अंतर्गत काम कर रही हैं। तो मुक्ति मिशन का जो जन्म था वो किस तरीके से हुआ? मुक्ति मिशन का जन्म, आई थिंक अगेन मुझे लगता है कि इट वाज अगेन डेस्टिनी। पीरियड्स एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम आई एज अ फीमेल, एक औरत होने के नाते, एक बच्ची होने के नाते बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी तकलीफ़ें थी जो हम कभी किसी से बोल नहीं पाते थे। ये सवाल हमेशा से थे, घर में लोगों से पूछा करती थी। लाइफ कोचिंग के थ्रू बहुत सारे अलग अलग शहरों में, गाँव में, कस्बों में जाना हुआ, अलग अलग इन्विटेशंस मिलते थे अलग अलग जगह से। पीरियड्स को लेकर के तकलीफ़ भी होती थी और उस वक्त तो ये सारी चीज़ों ने कहीं ना कहीं आई थिंक बहुत मैजिकली एक दिन एक रात में लगा मुझे इस चीज़ पे काम करना चाहिए, लोगों तक बात करनी चाहिए, लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर करना चाहिए। और बस हज़ारीबाग, उस वक्त मैं ट्रैवल कर रही थी, उदयपुर में थी, मुझे याद है जब ये ख्याल आया। उसके 10 दिन बाद रांची आई वापस। हज़ारीबाग में मेरे मामा रहते हैं, तो हमारे घर में जो हाउस हेल्प हैं उनका एक कस्बा है। मैंने पूछा कि आपके यहाँ पर आ सकते हैं, लोगों से बातें कर सकते हैं थोड़ा सा। अब मुझे खुद बोलने में अजीब सा लग रहा था क्योंकि पीरियड्स एक ऐसी चीज़ है, माहवारी एक ऐसी चीज़ है कि ओपनली बोलने में खुद डर लगता था कि कोई क्या सीखेगा, क्या समझेगा, मुझे शायद ना जज किया जाए। तो बस गए, वो उन्होंने बड़े प्यार से बुलाया। गए वहाँ पे कुछ 20-25 महिलाएं, बच्चियाँ थीं, छोटे छोटे बच्चे थे। कुछ पैड्स लेकर के गए हम, कुछ उनके लिए छोटी छोटी टॉफ़ियाँ लेके गई ताकि रहे। बातें करी, समझाया। जब वापस आई तो अगले दिन वो दीदी बोलती, दीदी आप वापस कब आ रही हैं? एंड आई थिंक जब वो सुना, अभी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं ये बोलते वक्त, कि जब वो सुना ना मैंने, आप वापस कब आ रही हैं, उस टाइम मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, इसको आगे लेकर के जाना है। और तभी फिर रजिस्ट्रेशन और सारा प्रोसेस है। या
आपने तो ये तो जो आपने कहा कि सफ़र काफ़ी लोगों का सपोर्ट रहा जब आप इस पर काम करने की शुरुआत जब आपने की, लेकिन जब आप किसी एक होता है कि आप ग्लास से बाहर आप कुछ कंट्रीब्यूशन कर रही हैं, लेकिन एकदम इन फील्ड में आकर, ठीक है, जब आप इतने बड़े एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करना वो एक बहुत बड़ा प्रेशर है, और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी डर भी लोगों में रहता है, काफ़ी चैलेंज भी रहता है। तो आपकी उस वक्त मनोस्थिति कैसी थी, और वो जो फियर था उससे निकल कर किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई? फियर तो था ऑनेस्टली, क्योंकि देखिए जब एक सिंगल औरत मतलब अगर बाहर जाके कोई भी काम करती है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे वो आर्मी हो, वो कहीं ना कहीं डर रहता है, क्योंकि दैट्स द एनवायरनमेंट दैट वी हैव ग्रोन अप इन। मैं महावारी के बारे में बात कर रही थी, जिसको हमेशा अंडर द कारपेट्स रखा गया है, तो डर तो था, लेकिन मुझे लगता है मेरे परिवार का और कुछ चुनिंदा दोस्तों का जो सपोर्ट उस वक्त मुझे मिला वो बहुत ज़रूरी था। उन्होंने बोला कि तुम करो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। दे वर सपोर्टिव। और उसके बाद आई थिंक मैं मीडिया का हमेशा से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर वो लोगों तक नहीं पहुँचेगी तो मैं लोगों तक नहीं पहुँच पाऊँगी। अवेयरनेस यही होता है। तो वो फर्स्ट जो प्रिंट मीडिया था से लेकर के आई थिंक ये इंटरव्यू, जितने लोगों ने साथ दिया इस चीज़ में, जिन्होंने मेरी बात को आई थिंक आपको मेरे बारे में छाप भी रहे हैं, तो भी एक अवेयरनेस हो रहा है, क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं उस चीज़ को, लोग बोल रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं उससे एक फेमिलियर हो रहे हैं। तो आई थिंक उस हिसाब से वो डर धीरे धीरे जाता गया। चैलेंजेस आए, बट करना था तो करने। तो अभी अगर हम मुक्ति मिशन की बात करें तो कौन कुछ ऐसे सोशल इश्यूज हैं जिस पर मुख्य तौर से काम किया जा रहा है इसके अंतर्गत? मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मेंटल हेल्थ, दो ऐसी चीज़ें जिनके बारे में लोग ना बात करते हैं, ना बात करना पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों चीज़ों के साथ इतने सारे टैबूज हैं, इतनी सारी धारणाएं हैं कि जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अवेयरनेस क्रिएट करना, सेंसिटाइज करना लोगों को, ये मेरा अभी मेन मकसद है। आपको झारखंड की पैड वुमन का भी खिताब दिया गया है। तो जब हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर बात करने के लिए आगे आते हैं, तो जब आप गांव में जाने लगी और लोगों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया, तो क्या कुछ रिस्पांस आपको उनका मिला? क्या कुछ चैलेंजेस जो इस रोड में आपको देखने को मिली? डेफिनेटली स्टार्टिंग जो किया था, जो शुरुआत की थी, वो अकेले ही किया था। ऑब्वियसली दोस्त थे, कुछ आसपास परिवार के लोग थे, लेकिन फिर भी मेरा काम था तो मुझे सबसे पहले जाना था। और कोई बहुत बड़ी टीम नहीं थी कि मेरे बिहाफ में लोग जाके लोगों को बुला रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो डोर टू डोर जा कर के लोगों को बुलाया है कि आइए, आपसे बात करनी है। और वो 10 सेकंड का जो इंटरेक्शन होता था, क्यों, क्या बात करनी है, उनको ये बोल पाना कि आपके बारे में, आपके महावारी के बारे में। तो आधे लोग तो वहीं पे डर जाते थे, घबरा जाते कि क्या बात होने वाली है। वो एक चैलेंज था, लेकिन ठीक है, मैं चैलेंज जैसा नहीं लेती, वो तो प्रोसेस है। वो मेरे लिए भी लर्निंग था कि कैसे बुलाना है, क्या करना है, वो सीखती चली गई और आई थिंक वो होता चला गया। कहीं कहीं पे ऐसा भी हुआ है कि मैं किसी इंस्टीट्यूशन में गई हूँ जहाँ पे कुछ मर्द हैं जो बहुत अनकंफर्टेबल फील किया, जिन्होंने उन्होंने शायद वो मतलब वो ऑडियंस का सीट छोड़ के वो चले भी गए हैं अनकंफर्टेबल होकर के। उन्होंने थोड़े अलग से सवाल भी किए हैं, बट लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ द वर्क दैट आई एम डूइंग। तो मुझे पता था ये तो होगा ही होगा, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस चलते जाना। बिल्कुल। और काफ़ी आगे आ चुका है आपका जो ये प्रयास है, और कितने हज़ारों लोगों तक पहुंचा है और लोगों की मदद भी कर रहा है। जो दूसरी पहलू है मानसिक स्वास्थ्य की, जब हम बात करते हैं, ख़ास तौर से अगर हम कोरोना पैंडमिक की बात करें, तो उस वक्त प्रेडिक्ट भी किया गया था कि एक जो शैडो पैंडमिक बनकर आएगी वो होगी मेंटल हेल्थ पैंडमिक। एग्जैक्टली। तो उस एक तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या कुछ आपकी प्रेरणा रही थी इस विषय पर काम करने के पीछे, और जब आपने शुरुआत की तो कितना बड़ा चैलेंज रहा ये इसके अवेयरनेस को लोगों तक पहुँचाना? प्रेरणा के बारे में जी हाँ, प्रेरणा थी। कुछ देखा है, कुछ महसूस किया था अपनी ज़िंदगी में, और वहाँ से जीत करके निकली हूँ बाहर। तो मुझे उसके सारे पहलू मैंने देखे हैं। बिल्कुल। और ना कि सिर्फ अपनी ज़िंदगी में, आसपास की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, क्योंकि सोशल इंसान हमेशा रही हूँ, लोगों से बात हमेशा किया है। ये तो प्रोफेशन में अभी आई, लेकिन मुझे लगता है बचपन से कहीं ना कहीं ऐसी थी कि लोग मेरे साथ कहानियाँ अपनी शेयर करने में बहुत कंफर्टेबल फील करते थे। उन्हें लगता था कि हाँ, मैं सेफ हूँ। पता नहीं क्या देखा उन्होंने। तो उस हिसाब से ना बहुत सारे लोगों की बहुत सारी तकलीफ़ें मैंने सुनी, जो शायद वो किसी से शेयर नहीं कर पाते थे। और ये रियलाइज़ हुआ कि अल्टीमेटली हमें सिर्फ एक इंसान चाहिए,
थेरेपी बाद में आता है, मेडिसिन बाद में आता है। अगर हमें सिर्फ एक इंसान मिल जाए अपनी बात बताने के लिए, जो हमें जज ना करे, जो हमसे सवाल ना करे, जो हमें बिना मतलब का ज्ञान ना दे, आई थिंक उतना काफ़ी होता है। तो मैंने कहा कि चलो लोगों को पहले ये भरोसा दिलाते हैं कि मैं हूँ एज अ प्रोफेशनल बाद में, बट एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान की तरह पहले हूँ। तो ये सारी चीज़ों को लेके मुझे लगा कि नहीं, लोगों को बात बतानी चाहिए कि अगर आपको ज़रा सी भी ऐसा लग रहा है कि आप मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ आपका कहीं बिगड़ रहा है, आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखिए हमेशा खुश रहना भी आसान नहीं है, हमेशा आप नहीं मुस्कुराते रह सकते, लेकिन यहीं पे लोग गलत हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमेशा खुश रहने वाला इंसान मेंटली बहुत हेल्दी है। नहीं, जो इंसान अपने दुख को मैनेज कर ले, उसको भी एड्रेस करके उससे बाहर निकले, वो इंसान हेल्दी है। हम इमोशनल इंटेलिजेंस की जो बात करते हैं, वो ये नहीं होता है कि आप हमेशा चेहरे पे एक स्माइल चिपका के रखो भले अंदर आपके तूफान हो रहा हो। नो, दैट इज नॉट व्हाट इमोशनल हेल्थ और इमोशनल इंटेलिजेंस इज। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात जब हम करते हैं, बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, तो हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, उसको कितना अटेंशन देना, उससे बाहर कैसे निकलना है, इन कॉन्सेप्ट्स को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसीलिए फिर इस पर काम करना शुरू किया। ये जो दोनों ही टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो इनके साथ एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि काफ़ी वर्षों के टैबूज ये अपने साथ लेकर आ रहे हैं। अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो हमें शुरू से कहा गया है कि हर किसी को बातें बताने की ज़रूरत नहीं है, हाँ। जो अपने प्रॉब्लम से खुद ही डील करना चाहिए, ये वक्त चला जाएगा, हो सकता है कि तुम्हारा एक वक्त है चला जाएगा। अगर हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करें तो उसके साथ भी ये है, किचन में नहीं जाना है, अचार नहीं छूना है, ये सब हम कई बार रिलीजन से इसको जोड़ देते हैं, तो फिर एक डर भी बन जाता है। तो इन सब को ब्रेक करना कितना बड़ा चैलेंज रहा, और मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि इससे बाहर निकलना अभी के वक्त में कितना ज़रूरी हो गया है। चैलेंजिंग तो नहीं, इंटरेस्टिंग डेफिनेटली रहा है। अच्छा। क्योंकि जब मैं जो हमारे पास जो मिथ्स हैं, जो टबूज हैं कि पीरियड्स को लेकर के मंदिर में क्यों नहीं जाना, पूजा क्यों नहीं करना, किचन में क्यों नहीं जाना, पेड़ पौधे क्यों नहीं छूना, अलग से क्यों रहना, इन सब चीज़ों के पीछे कहानियाँ हैं, इन सब चीज़ों के पीछे रीजंस हैं, पर क्योंकि हमने कभी उसको सीखा नहीं, समझा नहीं, हमें बताया नहीं गया, सीधी सी बात है। ठीक है, शुरुआत कैसे हुई इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं हो सकता, लेकिन हम समझ सकते हैं कि शायद ये हो सकता था। एक बहुत सिंपल सी चीज़ है डर, जो हर वक्त काम करता है या करवाया गया है जिसको हमारे ऊपर, यू नो, डर एक ऐसा चीज़ है। तो हम डर से ही तो नहीं करते ना, नहीं ऐसा मत करो, किचन मत जाओ, अनाज खराब हो जाएगा। लेकिन आप अब जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, ये जो रूल्स रेगुलेशंस तब आए जब शायद लोग जब जॉइंट फैमिली में रहते थे, कि अगर मैं काम नहीं करूं तो मेरे पीछे काम करने के लिए या खाना बनाने के लिए और लोग हैं, तो शायद मेरे पास वो लग्जरी रहती कि मैं किचन ना जाऊं। पर आज हम जब न्यूक्लियर फैमिलीज़ की बात कर रहे हैं, आज हम जब बात कर रहे हैं सिंगल लिविंग की, जहाँ पर आपको अकेले सब कुछ मैनेज करना है, तो क्या आप अचार नहीं छुएंगे अगर आपको खाने का मन है तो? लेकिन समझना ज़रूरी है कि अचार खाने के लिए मना क्यों किया जाता है, उसका हमारी बॉडी पे उस वक्त क्या इम्पैक्ट होगा, और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। इतना सा अचार अगर आपने ख़राब कर दिया तो कुछ नहीं होगा, कोशिश करके देखिए। ये तो मैं सिखाती हूँ, तो मैं बोलती हूँ लोगों को कि अगर आपको लगता है कि हाँ ये एक ऐसा चीज़ है जो नहीं करना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं करी करो या नहीं करो, वो आपका पर्सनल चॉइस है। सी यहाँ पर वही है, बहुत सारे लोग मैं थोड़ा अलग विश्वास रखती हूँ इसमें कि अवेयरनेस मैं क्रिएट कर सकती हूँ, पर मैं अपना नॉलेज किसी पर नहीं थोप सकती, वो गलत होगा। हम लोगों को बता सकते हैं आपके पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये लॉजिकल है, ये इमोशनल है, ये स्पिरिचुअल है, ये रिलीजियस है। एट द एंड ऑफ द डे आपको जो सही लगता है वो कीजिए, लेकिन आपको ये लॉजिकल चीज़ बताई नहीं गई है तो आप उन्हीं 3 चीज़ों में चूज़ कर लेते हो, है ना, स्पिरिचुअल, रिलीजियस या कुछ ऐसा, या जो एक ट्रेडिशनल चला आ रहा है। तो मैं बस एक और ऑप्शन उनको दे देती हूँ, फिर आपकी मर्जी, आपकी ज़िंदगी है, आपको जो सही लगता है कीजिए, लेकिन जानिए ज़रूर। बिल्कुल। तो वही है, ये सब जैसे जैसे मैं बताती गई तो लोगों को समझ में आने लगा, वो मानने लगे कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। सवाल करना कभी बंद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। आप साथ में एक जीवन प्रशिक्षिका भी हैं, और कहीं ना कहीं मेरा एक मानना है कि जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो एक सही जीवन प्रशिक्षण भी आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आपका बैकग्राउंड है, ये किस तरीके से आपका मदद करता है, और अभी के ये टाइम में भी लोगों के लिए सही जीवन प्रशिक्षण होना कितना ज़रूरी है? वो तो हमेशा से ज़रूरी था निधि, हम उस चीज़ को अलग तरीके से देखते थे, बस उसका पर्सपेक्टिव बदलना ज़रूरी है। देखिए आप अपने सिर्फ पर्सनल ज़िंदगी की बात करें
छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमेशा, जैसे कि एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, ये जो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत बेसिक सा एक एग्जांपल हमेशा आता है, खाना बनाना। ये लड़के का काम है कि लड़की का काम है? मुझे लगता है हर एक इंसान को आना चाहिए खाना बनाना, बिकॉज हमेशा आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं रहेगा। तो हमने क्या किया, पर्सपेक्टिव ही इतना गलत कर दिया कि एक बेसिक लाइफ स्किल को हमने उसको भी जेंडर के साथ जोड़ दिया। हाँ, कि ड्राइविंग है तो नहीं सिर्फ लड़के ही करेंगे, क्यों? अगर मुझे काम है, अगर मुझे गाड़ी चलानी है, तो क्यों हमेशा वो लड़का गाड़ी चलाएगा? मेरे को भी आना चाहिए सर लाइफ स्किल। मुझे अपने बल्ब चेंज करने के लिए हमेशा एक आदमी या किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी भी तो हो सकती है ना? मुझे अगर कपड़े धोने तो उसके लिए मुझे शादी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने पर्सपेक्टिव अपना थोड़ा सा ऐसे बना के रखा है जहाँ किसी और को तो नहीं पता, लेकिन हमें पर्सनली ज़रूर प्रॉब्लम होगा। तो किसी और के लिए नहीं, समाज भी छोड़ दीजिए एक पल के लिए, बट अपने लिए लाइफ स्किल्स को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये लाइफ स्किल्स हो गए जो हम काम की बात करते हैं, प्रोफेशनल स्किल्स की बात करते हैं, दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ योर लाइफ स्किल्स। सही तरीके से बोलना, बात करना, एक सही नज़रिया रखना, उठना बैठना, व्यवहार, ये तो ज़रूरी है। बिल्कुल। ये तो आपके ग्रोथ के लिए। देखिए, जब हम भी किसी की बात करते हैं, हम जब अपने लीडर्स की बात करते हैं, हम अपने सीनियर्स की बात करते हैं जिनको हम सच में इंस्पिरेशनल मानते हैं, हम उनके गुणों की वजह से उनको इंस्पिरेशन, किसी का इनको देखो, इनका बोलने का तरीका कितना सुंदर है ना? ये छोटी छोटी चीज़ें तो ये भी ज़रूरी होती है। इसी तरीके से आपका व्यवहार कैसा हो, व्यवहार के लिए पर्सपेक्टिव होना ज़रूरी है। तो वही है, ये लाइफ स्किल्स मुझे ऐसा लगता है ये अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी। बिल्कुल। तो कोशिश जारी है। हाँ, और सेल्फ अवेयरनेस पे भी आप काम, एक तो होता है कि अवेयरनेस है, इशू से रिलेटेड अवेयरनेस है, लेकिन जितना सोशल मुद्दों से अवेयरनेस होना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कि आप सेल्फ अवेयर भी रहें। क्यों ज़रूरी है, मैं चाहूँगी आप एक बार थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएं। बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फ अवेयरनेस, आई थिंक मैं अपने सेशंस भी लेती हूँ तो मैं शुरुआत ही सेल्फ अवेयरनेस से करती हूँ। एक थॉट प्रोसेस रहा है, एक बहुत जेनेरिक थॉट प्रोसेस रहा है, सामान्य सोच है कि सामने क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, उसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए। आप अपने बारे में कितना जानते हैं? आप जानते हैं आपको किस चीज़ से डर लगता है? आपकी खूबी क्या है? क्या आप ये जानते हैं कि आपके बारे में अगर लोग तारीफ करेंगे तो कौन सी वो तारीफ होगी जो आपको बार बार सुनने को मिलेगी? कभी सोचा आपने? ये कब होगा? जब आप खुद को जानेंगे। और ये मेंटल हेल्थ से कैसे जोड़ती हूँ मैं, क्योंकि बहुत बार हमारे पास लोग रहते हैं जो नेगेटिव हो सकते हैं। कंपटीशन का ज़माना है, कल उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो लोग कभी कभी खुद को ऊपर दिखाने के लिए आपको नीचा भी दिखाएंगे, आपके कॉन्फिडेंस को भी हैम्पर करने की कोशिश करेंगे। उस वक्त अगर आप खुद को जानते हैं तो शायद किसी में हिम्मत नहीं होगी आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए। बिल्कुल। लेकिन अगर आप खुद को ही नहीं जानते हैं तो आपको लगेगा अच्छा हाँ शायद वो सही बोल रहे होंगे, ऐसा है क्या, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। तो क्यों नहीं सोचा? सोचिए, सोचिए, अपने साथ वक्त बिताइए। बहुत छोटे छोटे तरीके होते हैं, बहुत छोटे तरीके होते हैं ना। आजकल तो इंटरनेट पे इतने सारे क्वेश्चनर होते हैं, या जो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, कभी सोचिए कि अगर आप उस जगह पे होते तो आप कैसे उस पर एक्ट करते, क्या करते। तो वही निधि, सेल्फ अवेयरनेस मुझे लगता है कि एक ऐसा चीज़ है जिस पे हम सबको बहुत वर्क करना चाहिए। आप खुद को जितना अच्छे से जानेंगे, आपका ग्रोथ, पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल ग्रोथ उतना ज़्यादा होगा। अभी जैसे हम जागरूकता की ही बात कर रहे हैं, तो हम कितने भी कुछ अभियान लेकर आ जाएं या प्रोग्राम्स लेकर आ जाएं, अगर उसे हम सही तरीके से लोगों तक पहुंचाएं नहीं, अगर अवेयरनेस अच्छे से पहुंचाया नहीं गया, तो कई बार वो जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, उनका कुछ मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि एक बार के लिए आप समाज के लिए उन्हें लेकर आ रहे हैं और वहीं तक अगर टच नहीं कर पा रहा उन लोगों को, तो फिर वो मेहनत कहीं ना कहीं आपकी रंग नहीं लाएगी। तो अवेयरनेस का क्या कुछ रोल रहा है जब हम सोशल इश्यूज़ की बात करते हैं, और आप भी क्या कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला रही हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके या फिर मेंटल हेल्थ को लेके लोगों को अवेयर करने में? यस डेफिनेटली, अवेयरनेस, जैसे आपने कहा सही अवेयरनेस, यहाँ पे मैं अपना राय देना चाहूँगी कि मैं एज अ पर्सन सही और गलत पे विश्वास नहीं रखती। हो सकता है मेरी बातें भी शायद किसी को ना सही लगे, और कि कोई मेरे बातों को मतलब ब्रह्म वाणी समझ के बैठ जाए। तो सही गलत हम डिसाइड नहीं कर सकते। हम अपने तरफ से अपना स्टडी रख सकते हैं, अपना नॉलेज रख सकते हैं, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है हम जो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जब हम स्टेज पे खड़े होते हैं ना निधि, स्टेज एक बहुत पावरफुल जगह होती है। यहाँ पर हम जो बोलेंगे, हमारे सामने जो भी कोई होगा बड़े ध्यान से सुनेगा,
लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं किसी को सुन सुन के, है ना। बिल्कुल। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है, मैं कोशिश करती हूँ कि हर वक्त वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलती रहूँ, और मुझे लगता है कि वो एक ज़रूरी चीज़ होता है जब आप मास के साथ काम कर रहे होते हो। तो जैसा आपने बोला कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स, तो वो मुक्ति के थ्रू ऑब्वियसली करते हैं अवेयरनेस पे, मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मेंटल हेल्थ दोनों पे करते हैं, और उसी के साथ साथ लाइफ स्किल्स भी जोड़ते हैं, क्योंकि जैसे बहुत बार गांव में जाते हैं, छोटी बच्चियां रहती हैं, तो सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं रखती, उनको मैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी सिखाती हूँ, छोटा छोटा उनको इंट्रोडक्शन कैसे देना है अपना, यू नो, छोटी छोटी चीज़ें जो लाइफ स्किल्स उनको सीखनी ज़रूरी है एज अ चाइल्ड, वो भी कोशिश करती हूँ सिखाने में। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो अपना पर्सनल ऑफलाइन सेशंस हैं वो तो 2017 से जब से शुरुआत अब करते जा रहे हैं, अलग अलग जगह पे हुआ, झारखंड में सबसे ज़्यादा हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, हैदराबाद, गुवाहाटी, दिल्ली, मतलब जहाँ जाती रही वहाँ वहाँ के लोगों से मिलके अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करी। दूसरा मीडियम है ऑफलाइन मीडियम। पैंडेमिक के टाइम पे आई थिंक मुझे लगा था कि मैं लोगों तक कैसे पहुंचूंगी, पर पैंडेमिक के टाइम पे झारखंड तो क्या देश और विदेश तक पहुंच गई, वहाँ तक सेशंस लिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए, कोलैबोरेशंस किए, 100-200 से ज़्यादा लोगों के साथ कोलैबोरेट किया, एज अ गेस्ट स्पीकर बनी, तो काफ़ी लोगों तक पहुँची। अब जब एक बार आप पीछे मुड़कर अगर अपने सफ़र को देखें, तो क्या कुछ ऐसा मुख्य बदलाव है जो आपको देखने को मिला है कि जो काम हमने किया है वो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक बदलाव समाज में लेके आया है, या ज़िंदगियां जो हैं उसमें थोड़ी सी बदलाव लाने में, एक पॉजिटिव चेंज लाने में हेल्प किया है? क्या कुछ आपने नोटिस किया है? बहुत ज़्यादा, हर दिन नोटिस करती हूँ, हर एक सेशन में नोटिस करती हूँ, और मैं इसी दावे के साथ जाती हूँ कि मुझे अपने साथ आप 3 दिन का सेशन दे दीजिए और मैं वो चेंज आपको यहाँ से यहाँ दिखा दूंगी, ये मैं दावा करती हूँ, अगर सामने वाला रेडी है तो। अगर सामने वाला अगर अपने आप में बदलाव लाना चाहता है, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, अपनी पर्सनालिटी है, अपना प्रोफेशनल स्किल्स हैं, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि कभी बताया नहीं गया उनको, और जो जागरूक है उनको अगर थोड़ा सा बता दिया जाए, थोड़ा सा छोटे से बच्चे को चलना सिखाते हैं तो वो खुद दौड़ जाएंगे, उसके बाद मेरी क्या किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो वो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर के, तो मैंने इतने बदलाव देखे। अगर मैं आज आप मुझे यहाँ पे इनवाइट कर रही हैं एक नेशनल टेलीविज़न पे और इस पे हम खुल के डिस्कस कर रहे हैं, ये एक बदलाव तो है ही है। पर्सनल लेवल पे मैंने बहुत खूबसूरत बदलाव देखा है। ये हमेशा से था, पर्सनली मुझे लगता था कि अगर पीरियड्स हैं तो बहुत नॉर्मल है, तो मैं जो तकलीफ़ महसूस करती थी आसपास के लोगों को बताती थी, दोस्त हैं, चाहे वो आदमी भी हैं, मर्द भी हैं, चाहे वो औरतें हैं, जो भी सबको बताती थी कि ऐसा है और है, आपको समझना पड़ेगा। अब मैं देखती हूँ कि उनकी जो सेंसिटिविटी है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके वजह से उनके पर्सनल लाइफ में और उनके आसपास जो महिलाएं हैं उनको कितना वो मिल रहा है। तो मुझे काफ़ी लोग आके बोलते हैं, थैंक यू फॉर डूइंग वट एवर यू आर डूइंग, हमारी ज़िंदगी बदल गई इसके वजह से। बिल्कुल, तो अच्छा लगता है। अगर हम जीवन प्रशिक्षण की भी बात करें, जो लाइफ स्किल्स हो गई, वो भी एक ऐसी, मुझे ऐसा लगता है कि टॉपिक है जिसकी ज़रूरत कितनी हमारे जीवन में हो सकती है, इसकी अवेयरनेस लोगों के बीच में नहीं है कि लाइफ स्किल्स होना कितना ज़रूरी है। अभी के हमारा जो देश है उसमें 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो युवा हैं, और अगर कुछ अहम समस्याओं की बात करें तो रोज़गार हो गया, या फिर एजुकेशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है, मेंटल हेल्थ। तो लाइफ स्किल्स किस तरीके से मदद कर सकती है? जो दर्शक देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप उनको ब्रीफली ही थोड़ा समझाएं कि किस तरीके से जीवन प्रशिक्षण उनके जीवन में बदलाव ला सकता है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये हम सबको पता है, मतलब ये डिग्री बेस्ड है, हम सबको डिग्री चाहिए रहती है क्योंकि हमें पता है वो ज़रूरी है, बट हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, हमारे जैसे शायद लाखों लोग हैं और हर किसी को बदला जा सकता है। आई कैन बी रिप्लेस्ड, यू कैन बी रिप्लेस्ड, वी ऑल कैन बी रिप्लेस्ड। हमें क्या हमारे जगह पे टिका के रख सकता है, वो हमारे स्किल्स हैं, और हम बाकियों से कितने ज़्यादा अलग हैं और कितने ज़्यादा सटीक हैं उस पर्टिकुलर जगह के लिए। तो ये चीज़ समझना पहले, मेरे को लगता है अपने युवाओं को मैं हमेशा कहती हूँ कि ये आप जानिए कि आपकी दिशा क्या होनी चाहिए, और वो सेल्फ अवेयरनेस से आएगा। आप कोई काम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपका दोस्त कर रहा है और वो फेमस हो गया है, हो सकता है आप किसी और चीज़ के लिए फेमस हो जाए। तो आप जानिए तो सही कि आप क्या क्या स्किल्स हैं, थोड़ा सा वक्त बिताइए। और स्किल्स आपको लगता है कि चलो मेरे पास ABCD है, तो बाकी जो है उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। कुछ बेसिक स्किल्स हैं जो प्रोफेशनली हम रोजगार की बात करते हैं, वो चाहिए ही चाहिए, वो चाहिए ही चाहिए। स्किल्स को अपने जीवन में जोड़ने की बहुत ज़रूरत है, खासतौर से सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। रश्मि, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपने अपनी इनिशिएटिव्स के बारे में बताया, आपने इतनी अवेयरनेस क्रिएट की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।